एनसीईआरटी क्लास 10th लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अर्थात यहाँ जो कथन दे रखे हैं अभिक्रिया है एक, इसमें जिसमें लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ है, जिसमें लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसमें बताना है आपको, 4 ऑप्शन इसके पहले दे रखे हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, यानी लेड अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हमें इसमें से असत्य कथन ढूंढना है, यानी जो कथन असत्य है। तो हमें यहाँ देखें तो हमें देखने पर ही 2 बातें नज़र आती हैं कि ये पहला वाक्य कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, जबकि यहाँ पर सीसा है ही नहीं। जो हमारे पास रिएक्टेंट में है वो है लेड ऑक्साइड, यानी सीसा का ऑक्साइड है, तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर नहीं है जो कि कार्बन है केवल, तो इसलिए हमारे ये पहले दोनों कथन असत्य हैं। ये यहाँ ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ए एवं बी, तो ए एवं बी दोनों कथन असत्य हैं, अतः उत्तर 1 सही है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई गई है, जिसमें Al2O3 प्लस Fe यानी आयरन। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। पहला है संयोजन, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है वियोजन और चौथा है विस्थापन। तो ये आप यहाँ इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जो आयरन का ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ हो रही है, और यहाँ फिर हमें जो प्राप्त हो रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी प्राप्त हो रहा है Al2O3, और आयरन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो कि पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये हमारी यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी ये हमारी ये विस्थापन की अभिक्रिया है, अतः उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है, यानी डाइल्यूट HCl अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लोहे के चूर्ण पर डाल रहे हैं। लोहे का चूर्ण सॉलिड है, जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है इसका क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है सी में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो अभिक्रिया दे रखी है उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्योंकि जो अभिक्रिया हमारी हो रही है ये लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड, अतः इसमें ये आंसर ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने आपको पहले एक अपनी वीडियो दी थी, उसमें दिखाया था कि हाउ वी कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसमें आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा नियम इसमें यहाँ आता है एक तरह से। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी जो एक तो उधर होते हैं जहाँ हमारा रिएक्टेंट होते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं उत्पाद, उन दोनों में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्रा की जानकारी की कितनी मात्रा में हमें क्रिया करने के लिए तत्व की आवश्यकता थी और कितना हमें मिला है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में बदलकर संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना है इनको, पहले हमें जो कथन दे रखे हैं उनका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, यानी रिएक्शन करती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, और हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है।
तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपने रासायनिक समीकरण के रूप में, N2 नाइट्रोजन गैस के लिए, H2 हाइड्रोजन गैस के लिए, ये दोनों गैस हैं, और जो हमें प्राप्त हो रही है वो अमोनिया गैस जिसका फॉर्मूला है NH3, ये प्राप्त हो रही है। अब हमें, क्योंकि हमने एक नाइट्रोजन का अणु लिया है, यहाँ एक हाइड्रोजन का अणु लिया है, इन दोनों का हम देखें मॉलिक्यूल्स का, तो हमें जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, इधर नाइट्रोजन N सिंगल है, इसलिए ये हमारा समीकरण कैसा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अतः हम इसको बैलेंस करने के लिए इधर देखते हैं, N2 2, ये N2 है, और H2 हमने इसको 3 कर लिया है। 3 करने का मतलब है कि ये जो 3 हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई एक तरह से। तो हमें यहाँ इसको 2NH3 कर देते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 3 2 6 बराबर है दोनों तरफ, और N2 और ये हमें एक अमोनिया गैस प्राप्त होती है। दूसरा अगला क्वेश्चन है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला है वो H2S है, उसे लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन को हम वायु मान लेते हैं, क्योंकि वायु में जो दहन में सहायक गैस है वो केवल ऑक्सीजन ही है, अन्य गैसों का दहन से कोई लेना देना नहीं रहता। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ हो रही है, और जिससे के फलस्वरूप हमें ये बता रहा है क्वेश्चन हमारा, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जल का फॉर्मूला है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला है SO2। अब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है हमें, ये स्केलेटल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। हम इसको बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो सल्फाइड गैस है, हमें उसे 2 अणु लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में 3 ऑक्सीजन के अणु लेंगे, और हमें 2 H2O यानी जल के अणु और 2 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट देखें, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। तो हम यहाँ इनका सबका क्या करेंगे, ये हमारी जो वर्ड इक्वेशन है इसका हम क्या करें, पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, यानी एक स्केलेटल इक्वेशन इनसे हम तैयार करते हैं। BaCl2 एल्युमिनियम, ये बेरियम क्लोराइड के लिए, और फिर हम Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। अब उसके बाद एरो के बाद हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो हम बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं BaSO4, और AlCl3 ये एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। जो दोनों अब हम इनकी जो अवस्थाएं हैं उनको लिखेंगे। जो इसकी अवस्था है BaCl2 की वो एक्वा है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, और उसके बाद में यहाँ AlCl3 बन रहा है। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो हम देखें, ये हमारी जो BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, इसकी यहाँ जो हमने इधर की साइड में देखा तो ये बना हमारा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, जो 3 परमाणु जिसके हमें आवश्यक होंगे। तो इसलिए हम इसके साथ दोनों के साथ 3 लगा लेते हैं, क्योंकि Cl2 इधर यहाँ 2 है, ये Cl2 की अगर इसमें मल्टीप्लाई की जाए तो 3 2 6 हो जाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ Cl3 है। Cl3 की यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 6 हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ 2 Al हैं, 2 Al यहाँ थे। ये हमारी एक बैलेंस्ड यानी रासायनिक समीकरण कैसी हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है। और हमें ये यहाँ BaSO4 जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी सॉलिड रूप में है, और ये AlCl3 का जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। यानी जो क्रिया हो रही है वो किसके साथ हो रही है, ध्यान से देखिए, पोटेशियम के साथ जल की अभिक्रिया हो रही है। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम धातु है, तो धातु के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है जल, तो हमें उसका हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड प्राप्त होने का मतलब है कि हमें KOH प्राप्त हो रहा है जो एक्वा फॉर्म में है, प्लस हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है।
अब हम इस समीकरण को संतुलित करने के लिए देखते हैं कि जो हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो 2 अणु के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन H2 एक अणु के रूप में प्राप्त हो रही है, जो जल है उसे भी हम 2 H2O लेते हैं और 2 पोटेशियम लेते हैं, यानी 2 परमाणु पोटेशियम के लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस्ड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 NCERT लेसन 1 का। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी जो रासायनिक समीकरण इसमें दे रखे हैं उन्हें आपको बैलेंस करना है। पहला ही इक्वेशन देखिए, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब हम इसे यहाँ संतुलित करने के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो कैल्शियम के परमाणु हैं उन्हें गिनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग गिनेंगे, राइट हैंड साइड वालों को अलग गिनेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम उसको देखते हैं जिसकी परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो अधिकतम परमाणु संख्या वाला जो हमारे पास है वो यहाँ देखेंगे, तो हम इसको देखेंगे जो NO3 है। NO3 में यहाँ 3 दूनी 6, हम यहाँ इसको 6 कर लेते हैं HNO3 को। तो हमारा जो इधर का जो वो है NO3 का जो 6 का जो आइटम्स की काउंटिंग है वो पूरी हो जाती है। तो ये दोनों 2 लगाने के बाद में यहाँ ये हमारा ये पूरा एक समीकरण बैलेंस हो जाता है। और इधर जब हम हाइड्रोजन के परमाणुओं की गिनती करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन ये थे और 2 यहाँ थे, यानी 4 हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थे और ये हमारे 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6B। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है, जिसमें हमें सोडियम सल्फेट और H2O प्राप्त हो रहे हैं। तो हम यहाँ इसको देखेंगे तो जो Na2SO4 है इसमें Na2 है, यहाँ हमारे पास जो समीकरण दे रखा है उसमें Na है। तो इधर जो सोडियम के परमाणुओं की संख्या को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो Na2 NaOH, यानी कि जो सोडियम के परमाणुओं की संख्या है वो बैलेंस हो जाती है। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, OH 2 है, यहाँ 2 O हैं, 2 H हैं, इधर 2 H हो गए और 2 O हो गए। लेकिन ये H की संख्या यहाँ 4 हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 H मौजूद हैं। तो इसलिए ये हमारा समीकरण अब पूर्णतः बैलेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का C, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके AgCl और NaNO3 दे रहा है। तो हम इस समीकरण को देखें कि ये हमारी समीकरण पहले से ही संतुलित नज़र आ जाती है हमें, क्योंकि सोडियम का 1 परमाणु, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, सिल्वर का 1, सिल्वर का 1, NO3 का NO3, यानी ये सब जो इक्वेशन है हमारी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद हम दूसरा डी क्वेश्चन देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। BaCl2 H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl, क्योंकि यहाँ केवल इस समीकरण में हमें ये देखना है कि इधर हाइड्रोजन के परमाणु हमारे पास 2 थे और इधर 1 है, इसलिए हमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए केवल यहाँ 2 का हमें मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो हमारा समीकरण बैलेंस हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी ये भी रासायनिक समीकरण लिखना है इनका भी आपको, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। वर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का और जल का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये जलीय फॉर्म में है क्योंकि जहाँ रिएक्शन हो रही है वहाँ ये जलीय रूप में ही है, जलीय विलयन के रूप में होते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में है, जिसका हम इससे अभिक्रिया करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें पता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो एक अवक्षेप के रूप में हमें मिलता है, प्लस जल बनता है। समीकरण ये संतुलित है, एक बार चेक करके देख लेंगे, कैल्शियम के परमाणु बराबर हैं, कार्बोनेट के भी बराबर हैं।
7 का बी पार्ट देखेंगे। जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो हमें जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्राप्त होता है। इसके लिए हम जिंक का फॉर्मूला लिखते हैं Zn, सॉलिड स्टेट है इसकी। सिल्वर नाइट्रेट को लिखते हैं, फिर हम इसके साथ जिंक नाइट्रेट लिखते हैं और सिल्वर लिख देते हैं Ag। समीकरण को बैलेंस करते हैं। Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ 2 था इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया है। और ये जो हमारे पास जो Ag बनेगा वो भी 2Ag बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2Ag है। 7 क्वेश्चन का सी पार्ट, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। जब हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसका समीकरण हम लिखेंगे Al प्लस CuCl2 इक्वल टू AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब हम इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। 2Al प्लस 3CuCl2 इक्वल टू AlCl3, यानी ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास Al कितना है 2 है। तो दोनों तरफ का हम समीकरण बैलेंस करेंगे और यहाँ 3Cu हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3 Cu के एटम लिए हैं। Cl2 यहाँ पर हमारे पास है, जो कि हमारा यहाँ Cl3 6 हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है इसका 7 का डी पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला एक्वास फॉर्म में लेते हैं हम इसको। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं पोटेशियम सल्फेट के साथ K2SO4 के साथ, और हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl। 2 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास K2 था, इसलिए यहाँ K2 यहाँ आ जाते हैं, तो ये हमारा 2KCl हो जाता है और एक हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्राप्त होती है। उनके इस क्वेश्चन आंसर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आप देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।